हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ प्लेन मिरर। साथ में देखा था कि दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, सर्कुलर मेथड क्या होता है। अब तक हम लोगों ने प्लेन मिरर की जितनी भी थ्योरी थी उसको कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम प्लेन मिरर के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनको लगाने का अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। अब तक हम लोगों ने इन डेप्थ जाकर के थ्योरी को कंप्लीट किया, लेकिन क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग in front of a straight plane mirror, his father is standing behind him as shown in the figure। तो यहां पर देखो, ये है सन और ये है उसके फादर, ठीक है, ऐसा है। फिर क्या कह रहे हैं, द हाइट ऑफ फादर इज डबल द हाइट ऑफ चाइल्ड, ये दिया, अच्छा ये 2h दिया गया है। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट चाइल्ड कैन सी या चाइल्ड कैन कंप्लीटली सी हिज फादर्स इमेज इन द मिरर, ठीक है, अपने पापा की मिरर इमेज को ये देखना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। बना दो, यहां से लाइट रे चलेगी, एक मिनट, ये लाइट रे मान लेते हैं यहां से चल रही है, यहां पर गिर रही है, ठीक है। और अगर यहां पर गिरेगी तो उस केस में यहां से आकर के इसकी आंखों पर जाएगी, तभी ये देख पाएगा। मान लेते हैं स्काई लेवल वहीं पर है। दूसरी लाइट रे यहां से चलेगी, यहां पर जाएगी और इससे टकरा के वापस इसकी आंखों पर जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है। फाइनली ये यहां पर जाकर के मीट करेंगी। तो ये इधर से जा रही है तो ये यहां गई और ये इधर से जाकर के यहां पर मिल रही है। अब ये पूरी की पूरी इमेज को देख पाएगा यहां, लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए तो किसी पॉइंट से आती हुई दिखेंगी ये। तो उनके इस पॉइंट को हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो मान लेते हैं ऐसा कोई पॉइंट है, यहां से आ रही, ये कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहां से आ रही। तो ये वाली लेंथ को हम y लिख सकते हैं। अब एक बात ये देखो, अगर हम यहां से बात करते हैं, देखो y के केस में यहां से यहां के बीच का l, ये l दिया गया है। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस बनने वाली है, ये वाली डिस्टेंस, वो कितनी यहां से बन जाएगी, वो l बनेगी, ठीक है। ये ज्योमेट्री तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से लिखना शुरू करो एक एक करके सारी चीजों को। तो लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई में l इज इक्वल टू में, ध्यान से y डिवाइडेड बाई में l लिखा है, ये सामने देखो ये सामने वाली लाइन डिवाइडेड बाई में यहां से यहां की लेंथ। तो इसमें ये सामने वाली लाइन लिखोगे तो 2h लिख देंगे, डिवाइडेड बाई में यहां से यहां तक की लेंथ तो l और यहां से लगा करके यहां 2l, तो बन जाएगा 3l। तो यहां से l से l कैंसिल होगा तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, दैट विल बी 2h/3। तो ये होगा लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड मिरर, लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द मिरर हो गया। दोबारा आगे बात करें, दूसरे केस में क्या है, इसका फादर चाहता है कि अपने चाइल्ड की पूरी इमेज देख पाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इधर बनाते हैं इसे, देखो इसके दूसरे वाले केस को यहां पर बनाते हैं। यहां पर ये है सन, ठीक है, ये है इसके फादर, ये इसके फादर हैं, और यहां पर है मिरर, यहां पर मिरर है, और ये है ग्राउंड, ग्राउंड है ये, ठीक है। ये ऐसे बना दो, ग्राउंड है ये ग्राउंड है, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से लाइट रे चाहिए, इसको कंप्लीट इमेज देखनी है। तो यहां से लाइट रेस चलेंगी, अलग कलर से बनाओ, यहां से लाइट रे चलेगी, यहां पर आंखों पर जाकर के गिरेगी, ठीक है, तब ये देख पाएंगे पैर इसके। यहां से लाइट रेस चलेंगी, यहां पर जाकर के गिरेंगी, और यहां से फिर फाइनली यहां पर जाएंगी, तो ये देख पाएंगे इसके सर के इमेज। बाकी सारों को देख सकते हैं पूरा का पूरा। तो अब अगर हम इसे बढ़ाएं आगे तो इसकी इमेज यहां कहीं पर बनने वाली है, देखो यहां कहीं पर बन जाती है, मान लेते हैं इसकी इमेज यहां कहीं पर बन गई। तो इसको मिला सकते हैं यहां से, बिल्कुल, और इसको मिलाएंगे तो यहां से मिला सकते हैं, ऐसा मिलाएंगे तो ये इमेज बन जाएगी इसके चाइल्ड की, ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब एक बात देखो, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, ये h है, ठीक है, ये टोटल हाइट h होगी, क्योंकि ये h हाइट था तो h हाइट का इमेज बनेगी। ये हमारे पास 2h दिया गया है, ये 2l दिया गया है, और ये l दिया गया है, ठीक है। तो ये कितने पर बनेगा, l पर बनेगा पीछे। अब एक बात ये बताओ, यहां से कुछ डिस्टेंसेस चाहिए हमें। तो डिस्टेंस देखो, यहां से हमें ये वाले डिस्टेंस पता नहीं, देखो कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। यहां पर पहले देखो, ये वाली लाइन ये सीधी लाइन है, ये वाली लाइन ये पूरी की पूरी सीधी लाइन है, ऐसा है। तो देखो क्या कर सकते हैं, यहां पर ये x मान लेते हैं हम, ये छोटा सा पार्ट x है,
और ये हमारे पास यहां से यहां तक ये छोटा सा पार्ट कितना है, y है। या ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको क्या मानेंगे, देखो यहां से यहां की कंप्लीट इमेज यहां पर बने, इसके लिए कितना होना चाहिए, h/3 होना, h/2 होना चाहिए। तो ये वाला कितना बच जाएगा, तो ये बन जाएगा h/2। तो हमें x चाहिए, x कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले देखो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल पूरा का पूरा और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई में यहां से यहां पूरा का पूरा ट्राइंगल और ये पूरा का पूरा ट्राइंगल, तो h डिवाइडेड बाई में बन जाएगा l ये बन जाएगा 3l इज इक्वल टू में यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं h/2 प्लस x, और ये डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा यहां से, तो डिवाइडेड बाई में बन जाएगा यहां से यहां 2l। ठीक है, निकाल लेते हैं, तो ये l से l कैंसिल हो जाएगा, ये 2h/3 बन जाएगा इज इक्वल टू में h/2 बनेगा प्लस x बनेगा, तो ये बन जाएगा 2h/3 माइनस h/2 इज इक्वल टू में x बनेगा। यहां 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4h माइनस 3h इज इक्वल टू में x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, h/6 बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा, ये होगी लेंथ ऑफ मिरर, तो इसमें लिख सकते हैं h/2 प्लस h/6, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 6 1 जा 6, यहां से बन जाएगा देखो 2h/3। अगेन हमारे पास लेंथ निकल के आई 2h/3। इसका मतलब है चाहे सन इमेज देखना चाहे चाहे फादर इमेज देखना चाहे, दोनों के केस में जो इमेज निकल के आएगी, मतलब लेंथ ऑफ द मिरर निकल के आएगी, वो 2h/3 होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज, मतलब इमेज के ऊपर है, प्लेन मिरर में वेलोसिटी कैसी होगी। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यही, अगर क्लास नहीं देखी तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर आते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, वो चेंज होते हैं, पैरेलल वाले सारे के सारे सेम रहते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो, तो अगर हम यहां पर इसका कंपोनेंट लेंगे, इस 20 का कंपोनेंट लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, तो यह वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना, इधर वाला कंपोनेंट ले लो। इधर जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कितना होगा, वो होगा 20 cos 37, और 20 cos 37 का मतलब 20 इंटू में cos 37 का ट्रायंगल तो याद होगा ना, 37 का ट्रायंगल ये होता है 3 4 और ये 5 होता है, तो यहां पर क्या बन जाएगा 4/5 ये बन जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, ये है इसके परपेंडिकुलर। और इधर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 साइन, तो 3/5 और ये बन जाएगा 6 5 12 बनेगा, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट तो चेंज होने वाला नहीं, केवल ये कंपोनेंट चेंज होगा, लेकिन मिरर का वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 30 और cos तो ये बन जाएगा 3/5, तो 3/5 बनेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप में। ठीक है, तो हम ये वाले कंपोनेंट को देखते हैं, ये कंपोनेंट चेंज होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अगर देखते हैं तो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो वो बन जाएगा -18 आई कैप। ठीक है, और साथ में बन जाएगा माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो वो 16 बन जाएगी आई कैप। सॉल्व कर दें तो बन जाएगा -36 -16 और ये बनेगा आई कैप। सॉल्व कर दोगे तो 6 और 6 2 बनेगा और 3 1 4 5 बन जाएगा, माइनस सी आई कैप बन गया। ठीक है, तो ये कंपोनेंट इतना निकल के आया, एक कंपोनेंट 12 दिया गया है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो लिखी जाएगी वेक्टर फॉर्म में -52 आई कैप और +12 जे कैप लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब जो भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो चेंज होगा, अदरवाइज बाकी के जितने भी हैं वो चेंज नहीं होंगे। आगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके भी इसे कर सकते हैं। अगला देखो, ए लाइट इंसिडेंट, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर था इफेक्ट का। इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर M, द मिरर इज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। बाय एंगुलर वेलोसिटी 18 रेडियन पर सेकेंड, तो ये है 18 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर इज रिसीव्ड ऑन द वॉल W, कोई वॉल है, ये वॉल है,
इस वॉल के ऊपर रिसीव कर रहे हैं, दैट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। यहां से इस पॉइंट ऑफ रोटेशन POR यहां है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से इस वॉल की डिस्टेंस कितनी 10 मीटर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम 37 डिग्री। क्या कह रहे हैं, जब आई की वैल्यू कितनी हो जाए 37 डिग्री हो जाए, इन दैट केस फाइंड द स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन द वॉल। यहां पर देखो इस वॉल के ऊपर स्पॉट की स्पीड कितनी होगी, तो इसका फार्मूला हम लोगों ने निकाला था। अगर फार्मूला नहीं पता है तो फार्मूला इधर लिख देते हैं हम। क्या होता है, वेलोसिटी वो लिखा जाता है 2r इंटू में ओमेगा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, और r की वैल्यू तो अलग से निकाली जा सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। मान लो ये नहीं लगा रहे हैं, तो उस केस में इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो इस तरह से मान लेते हैं इसकी सर्कुलर स्क्रीन कुछ इस तरह से कंप्लीट हो रही है, क्योंकि सर्कुलर स्क्रीन पर ही चलेगा ये पूरा का पूरा, लेकिन हमें इस पर स्ट्रेट पर चाहिए सॉरी। तो यहां पर ये v वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, दरअसल वेलोसिटी v ये नहीं है, वेलोसिटी भी हमें इधर निकालनी, ये इधर वाली वेलोसिटी। तो इस v का कंपोनेंट इधर आएगा v cos 53। तो v cos 53 किसके बराबर होगा, अगर हम यहां से ये r डिस्टेंस ले लेते हैं तो उस केस में इसे लिखा जाएगा v cos 53 डिग्री इज इक्वल टू, ये cos और 53 एक जैसे दिख रहे हैं, cos 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये लिखा जाएगा r इंटू में ट्वाइस ऑफ ओमेगा, इंटू में क्या लिखते हैं, इंटू में लिखा जाता है सेक थीटा, या ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो इधर बढ़ा लो इसे। ये एंगल कितना बन जाएगा 37 ये होगा, तो ये 53 एंगल बनेगा। ये हमारे पास d दे रखा है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, cos लगा सकते हैं, तो cos 53 डिग्री कितना लिखा जाएगा, cos 53 डिग्री लिखा जाएगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा r। तो r की वैल्यू कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय में cos 53, देखो अभी इधर लिखा है, ये देखो cos 53 लिखोगे तो ये बन जाएगा 3/5, तो यहां पर नोट कर लो 3/5 बनेगा, तो 3/5। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा r इंटू 2 ओमेगा, इतना ही तो होगा। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो v इंटू में 3/5 बन जाएगा इधर, इज इक्वल टू में r की वैल्यू कितनी आई 50/3 निकल के आई है, और इंटू में 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा दिया गया 18 रेडियन पर सेकेंड। सॉल्व कर दें इसे तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स चला जाएगा, ये ठीक है। तो v इज इक्वल टू देखो क्या बनेगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 3 2 6, तो यहां पर बना 50 इंटू में 5, ये दोनों हो गए, यहां पर 2 बनेगा इंटू में 2 बनेगा, देखो 5 2 10, ये 100 बन जाएगा, 5 2 10 बन गया, तो ये कितना निकल के आया 1000 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास हो जाएगी उस स्पॉट की स्पीड जो वॉल पर चल रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमने वॉल पर स्पीड मानी है v और उसका कंपोनेंट लिया है सर्कुलर स्क्रीन की तरफ, वो है v cos 53 डिग्री। सॉल्व करेंगे रिजल्ट आएगा, चाहो तो उस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हो, वहां से रिजल्ट सेम बनेंगे। ठीक है, तो याद ये रखना है जब किसी प्लेन मिरर को रोटेट कराया जाता है एंगल थीटा के साथ, तो सेम सेंस में रोटेट करता है कौन, तो सेम सेंस में रोटेट करता है स्पॉट जो भी सर्कुलर स्क्रीन पर चल रहा होगा, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ ओमेगा होती है। ठीक है, सही है। अगला कह रहे हैं ए बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, एक कोई लड़का है जिसकी हाइट 1.5 है और उसका आई लेवल 1.4 पर है, मतलब नॉर्मल आई लेवल नहीं है इस बार। तो ये है लड़का, ठीक है, ये है लड़का, इसकी आई यहां है, ये ऐसा है। ठीक, इसको थोड़ा नीचे बढ़ा लो, यहां पर ये लड़का हो गया, इसका यहां पर आई लेवल है और ये कितने पर 1.4 पर, तो 1.4 मीटर यहां से यहां तक हो जाएगा। अगेन यहां से यहां तक की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1, एक बचा 0.1 मीटर। सही है।
प्लेन मिरर के सामने खड़ा है जिसकी लेंथ खुद 0.75 मीटर है, फिक्स है वॉल पर, हाइट ऑफ द लोअर एज ऑफ द मिरर, यहां से देखो मिरर यहां कहीं पर है, मिरर यहां कहीं पर है, और ये हाइट हमें दे रखी है, कितनी है, ये हाइट दे रखी है 0.8 मीटर, ये 0.8 मीटर। तो हाइट अगर 0.8 मीटर है और इस प्लेन मिरर की लेंथ खुद 0.75 मीटर दे रखी है, तो अब ये यहां से देख के बताओ ये कितने का है टोटल, ये टोटल कितने का है, तो ये टोटल एक्चुअली है कितने का, तो यहां से देख सकते हो ये टोटल एक्चुअली है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर का, और अगर ये 1.5 मीटर का होगा, यहां पर इन दोनों का सम करो तो 1.5 मीटर से ज्यादा आ रहा है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, और बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ हिज इमेज दैट ही कैन सी इन द मिरर, वो मिरर में कितनी हाइट को देख सकता है। एक बात यहां से देख के बताना, पहले सोचना और बताना है। यहां पर कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, हम लोगों ने रे डायग्राम बना करके कॉन्सेप्ट निकाला था कि जो लेंथ ऑफ द इमेज होती है, लेंथ ऑफ द इमेज वो क्या लिखी जाती है, तो लेंथ ऑफ द इमेज लिखने के लिए हम यूज करते हैं ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ यूजफुल मिरर, याद होगा यूजफुल मिरर, काम का जो मिरर होता है उसकी लेंथ का डबल लेंथ की इमेज बनती है ऑलवेज, ये की कॉन्सेप्ट है, याद रखना है, ठीक है। रे डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा अगर ये याद है तो, अदरवाइज रे डायग्राम बनाकर सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज लगा करके हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर 1.5 सेंटीमीटर का है तो ये मिरर कहां से शुरू होना चाहिए था बताओ, तो ये एक्चुअली मिरर शुरू होना चाहिए था यहां कहीं से, यहां कहीं से मिरर को शुरू हो जाना चाहिए था, पर मिरर शुरू हुआ है यहां से, तो मिरर अगर यहां से शुरू हुआ तो इतना मिरर है कम, ठीक है। और इस मिरर का एक पार्ट ऊपर की तरफ यहां पर थोड़ा सा बढ़ेगा, कितना 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर यही होगा ना, 8 7 15 1.55 सेंटीमीटर मतलब मीटर आएगा ना, तो इतना बढ़ेगा अगर, तो हमारे पास जो, इसको हटाओ डायरेक्ट यहां से लिखो, अगर यहां पर इतना कम है ऊपर इतना बढ़ गया, इसका मतलब हमारे पास जो मिरर है सिर्फ इतना है मिरर, और अगर इसकी लेंथ लिखी जाए तो कितनी बता सकते हैं, तो उसकी लेंथ यहां से बताएंगे कितनी, 0.74 मीटर, देखो यही आएगा ना, यहां पर ये देखो 0.75 है, 0.75 है, यहां पर ये गैप कितना, तो यहां पर ये गैप है 0.05 का, और ऊपर 0.05 का तो 0.1 मीटर हो गया, तो यहां पर 0.74 मीटर का मिरर बचा, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ यूजफुल मिरर, लेंथ ऑफ यूजफुल मिरर। और अगर लेंथ ऑफ यूजफुल मिरर अगर इतनी निकल के आएगी तो लेंथ ऑफ इमेज बताना कोई बड़ा नहीं इशू बना है, यहां पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी ट्वाइस ऑफ 0.74, तो लिखो 2 4 8 और 2 7 14 बन जाएगा, और पॉइंट कहां लगेगा, तो 1.48 मीटर, इतनी हो जाएगी लेंथ जो भी इमेज फॉर्म होगी इस मिरर से, इस ऑब्जेक्ट की या इस मैन की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y इन द फॉलोइंग फिगर। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें x, y की वैल्यू बतानी हो तो उसके इसमें करना क्या होता है, देखो यहां पर ऐसे देखो, इन एंगल्स को हम ऐसा लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये एंगल 45 डिग्री का है, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो लेकिन इजी करने के लिए अब लिख देते हैं हम 45 डिग्री, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेंगे यहाँ, ठीक है। ये लाइट रे यहां पर आकर के गिर रही है, अगर ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहां पर एक टेंजेंट अगर बनाए तो ये 45, तो ये वाला एंगल 45 बनेगा, यहां पर 90 बन जाएगा, होगा। तो अगर ये 90 का एंगल बनेगा तो उस केस में ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, अगेन 45 बनेगा, सही है, ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना, सबसे पहले स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप निकालना, वो क्या होगी, dy बाई dx होगी एट पॉइंट x, y, ठीक है। निकालो, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो बन जाएगा, देखो 8x, तो x ही रहेगा, तो ये हमारे पास टेंजेंट की स्लोप निकल आई है। और हम जानते हैं
स्लोप क्या होती है, दूसरी तरह से निकालो, स्लोप होती है tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री। तो यहां से tan 45 तो 1 हो जाएगा, तो ये 8x के बराबर, तो x की वैल्यू 1/8 आएगी। सही है। और जैसे x की वैल्यू 1/8 आएगी, y निकालना, तो ये वैल्यू पुट कर दो वहां पर, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा 4 इंटू 1/8 इंटू में 8, 4 2 8, तो y इज इक्वल टू 1/16। देखो x, y मिल गए कि नहीं मिल गए। यहां पर एक क्वेश्चन लिखो तुरंत कि अगर ये हमारे पास सर्किल दिया गया है, यहां पर एक लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है और ये ऐसे चली जाती है, सर्किल की इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू में 9। तो क्वेश्चन ये है, यहां जो x, y होंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के कोऑर्डिनेट, वो बताने हैं कितने निकल के आएंगे। तो क्वेश्चन यही है, x, y की वैल्यू बतानी है, तो फाइंड x, y की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो एक सेपरेट क्वेश्चन जैसा है, इसको अलग से ट्रीट कर सकते हैं। एक और इलिप्स का क्वेश्चन लगा के देखा जाए। इलिप्स के क्वेश्चन में भी देखो सेम वही है, पूरा का पूरा सब कुछ वही हो रहा है। यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बताओ टेंजेंट कुछ इस तरह की आने वाली है, हाँ आएगी। तो यहां से देखना, ये 45 डिग्री का एंगल, तो ये 45 डिग्री का एंगल होना होगा क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब यहां से एक बात देखो, यहां पर ये वाली लाइन इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो अगर इसके पैरेलल 45 तो अंदर 45 बनेगा, तो बाहर वाला एंगल कितना बनेगा, 135 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लो 180 माइनस 45 बन जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा। यहां पर कितना बना 7, तो ये बनेगा 3, 1, इतना डिग्री निकल के आ जाएगा। अब देखो tan की पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया जाता है, तो अगर यहां से हम tan 135 डिग्री की वैल्यू पूछे तो वो -1 हो जाएगी। इसका मतलब है ये हो जाएगा इस बार स्लोप। अब क्या करना है, यहां पर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x²/9 या 16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू में 1। तो यहां से एक काम करो, y²/9 इज इक्वल टू 1 माइनस x²/16 बनेगा। तो ये इसे लिखा जा सकता है 16 माइनस x²/16। तो यहां से y² कितना आएगा, तो 9/16, यहां पर 16 माइनस x² बन जाएगा। y² मिल गया। अब अगर हमें y निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 3/16, और 3/16 क्यों, 3/4, और ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो इसे लिख देंगे हम 16 माइनस x² का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या हो गई, y की वैल्यू। और अगर y की वैल्यू निकल आई तो dy/dx निकालना है, यहां से निकाल देते हैं। dy/dx इज इक्वल टू में 3/4, यहां पर ये रूट x लिखा, रूट x का होता है 1/2 ऑफ रूट ओवर 16 माइनस x², और अगेन रूट के अंदर जब जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। बेसिक डिफरेंशिएशन चेन रूल लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहां से इसकी वैल्यू किसके बराबर रखनी है हमें, तो इसकी वैल्यू को हम -1 के बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। तो -1 के बराबर करके जैसे सॉल्व करोगे, देखो माइनस से माइनस पहले ही कट जाएगा। यहां पर ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो ये 2 से देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये एक्चुअली बन जाएगा यहां पर x डिवाइडेड बाय 3x डिवाइडेड बाय में बनेगा 4, इधर सर रुको, 3x डिवाइडेड बाय में 4, तो इधर हम भेज देते हैं इसे 4 टाइम्स, यहां पर माइनस 2 बार लगे हैं, नहीं -1 होगा और ये माइनस कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स रूट के अंदर 16 माइनस x²। बनेगा ऐसा, सही है। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये बन जाएगा देखो 9x² इज इक्वल टू में 16, और ये बन जाएगा 16 माइनस x², ऐसा बनेगा। अब इसको सॉल्व करना है, करो सॉल्व, तो ये वैल्यू मिल जाएगी, इधर ही कर लेते हैं 9x², तो 9x² इज इक्वल टू में बन जाएगा 256 माइनस 16x², ये इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 25x² इज इक्वल टू में 256। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 25 में आ जाएगा 5, नहीं 25 क्यों, 16 डिवाइडेड बाई में 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो। ठीक है, ये 16 है और ये 5 है। एक बात देखो, ये राइट साइड में कट कर रहा तो x की वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी, वैसे आएगी निगेटिव ही वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव लिखेंगे। तो x की वैल्यू अगर इतनी निकल आई तो ये वैल्यू उठा के वैल्यू पुट कर दो, यहां पर y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से जब भी कभी रिफ्लेक्शन हो रहा हो,
ज्योमेट्रिकल शेप दिए गए हो, चाहे वो इलिप्स हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, उन सारे के सारे केसेस के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कभी हमें निकालना हो कोऑर्डिनेट तो सबसे पहले स्लोप निकालो उस पॉइंट पर, स्लोप की वैल्यू को हम यहां से जो भी एंगल बन रहा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसके साथ बराबर करेंगे, सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। इसके आगे बात करते हैं। अगला है हाउ लॉन्ग विल द मैन बी एबल टू सी हिज इमेज। ये क्वेश्चन लगाना बहुत इजी है। क्वेश्चन लगाने से पहले ये बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो बोर्ड है ये मिरर है, ठीक है, और हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है, हम इधर खड़े हैं। तो अगर हम इस बोर्ड के सामने चलना शुरू कर दें, इस बोर्ड के सामने चलना शुरू कर दे तो हम अपनी खुद की इमेज इस बोर्ड के अंदर कब तक देख सकते हैं? सिंपल लॉजिक लग रहा होगा, जब तक हम इसके सामने रहेंगे। इसके थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चले जाएंगे, इमेज तो बनेगी, लेकिन वो इमेज बनेगी वो हमें दिखाई देगी ये जरूरी नहीं, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, जब भी कभी कोई प्लेन मिरर हो, यहां पर देखो बना देते हैं, जब भी कोई प्लेन मिरर हो, ठीक है, और ये इसका पाथ है, मान लेते हैं ये कोई पाथ है, इस पाथ पर कोई भी आदमी चलना शुरू करे, इस पाथ पर कोई आदमी चलना शुरू करे, और ये मैन है कोई चलना शुरू कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो मिरर है, ये मिरर है हमारे पास, ये मिरर दिया गया है, तो इस मिरर से अगर ये आदमी देखना चाहता है, वांट टू सी हिज ओन इमेज, अगर वो अपनी खुद की इमेज देखना चाहता है इस मिरर के अंदर, तो लेंथ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ कितनी होगी ये बताना है। जब भी अभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना, मिरर के जो कॉर्नर हैं, मिरर के जो कॉर्नर हैं, मिरर के कॉर्नर को लेना, ठीक है, और जो भी पाथ पर चल रहा होगा उनको मिला देना, ठीक है। जैसे यहां पर क्या करना है, ये यहां पर कॉर्नर पर एक हमें बेसिकली नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, ड्रॉ नॉर्मल, नॉर्मल एट एंड्स ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के जो एंड होते हैं उस पर नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो जो ये वाला रीजन निकल के आएगा, यहां से यहां तक का ये जो रीजन निकल के आएगा, यही उसकी पाथ लेंथ हो जाएगी। जब तक ये इसके ऊपर रहेगा तब तक ये खुद की इमेज देख पाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब कभी भी हम किसी मिरर में अपनी खुद की इमेज देखना चाहते हैं तो मिरर हमें इमेज तब तक दिखाएगा जब तक हम उस मिरर के खुद के सामने रहेंगे। मिरर से हट जाएंगे, इमेज हमें दिखना बंद हो जाएगी, पर इमेज बनेगी, क्योंकि जब तक हम मिरर के पीछे नहीं जाएंगे तब तक हमारी इमेज बनेगी, बस उसका फील्ड ऑफ व्यू कहीं और शिफ्ट हो जाएगा और वहां पर हम होंगे नहीं तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, लॉजिक क्लियर है। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक लाइन यहां ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इससे एक लाइन यहां ड्रॉ कर दूं। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल के आ गया कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये 37 डिग्री है। तो हमें क्या करना होगा, यहां से अगर आदमी चलना शुरू करता है यहां तक चलेगा, यहां तक, तो यहां तक तो अपनी वो इमेज देख पाएगा, इसके आगे अपनी इमेज देख नहीं पाएगा। तो हाउ लॉन्ग मतलब क्या कह रहे हैं, कब तक, मतलब टाइम बताना है। डिस्टेंस तो बता सकते हैं, यहां से डिस्टेंस यहां निकालनी पड़ेगी, पर टाइम बताना हमें, तो टाइम निकाल लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है बड़ा। टाइम निकालते हैं, देखो तो टाइम बन जाएगा यहां से। सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालो, तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी d है। ठीक है, ये 37 डिग्री है, तो यहां पर ये बेस बन जाएगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो cos 37 लिख सकते हैं, 37। तो cos 37 क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस दैट इज d। तो यहां से वैल्यू बन जाएगी d इज इक्वल टू में ये बनेगा 5 डिवाइडेड बाय में cos 37 का क्या मतलब होता है, तो अभी 37 का ट्रायंगल देखा इधर, याद रखना है 37। तो 37 में ये क्या निकल के आएगा, देखो यहां से ये 3 होगा, ये 5 होगा, ये 4, तो cos 37 की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय में 5, तो ये बन जाएगा 25/4। सही है, ये 25/4 बन गया। जैसे ही d की वैल्यू 25/4 बन गई हमारे पास इतने मीटर, तो हम अब टाइम निकाल सकते हैं ना। टाइम क्या होगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस
अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी तो डिस्टेंस तो पता चल गई 25/4 डिवाइडेड बाई में वेलोसिटी कितनी है, तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आंसर आएगा 25/8 सेकंड। इतने सेकंड तक वो अपनी इमेज को देख पाएगा इसमें, इसके बाद उसको इमेज दिखना बंद हो जाएगी। ध्यान रखना ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कमेंट ऑन द एरिया ऑफ ब्राइट सर्किल। ब्राइट सर्किल का मतलब यह है कि अगर यहां से 2 लाइट रे चले, एक लाइट रे इधर चली तो वापस इधर चली जाएगी, दूसरी लाइट रे इस कॉर्नर पर गिरेगी तो इधर चली जाएगी। तो देखो उस वाले पोर्शन के ऊपर मान लेते हैं वो कोई एक पोर्शन है, प्लेट है, वो एलिमिनेट होगी। तो एलिमिनेट होगी जब ये नीचे की तरफ जाने लगेगा तो कमेंट करना उसके एरिया के ऊपर बताना है। चलो देखो, पहला है रिमेन सेम, इंक्रीज डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। एक मिनट, ठीक। तो अगर हम नीचे की तरफ इसे ले जाना शुरू कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा तो उस केस में एक बात कॉमन है, देखो सुन रहे होंगे कि जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे इस लाइट रे के ऊपर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं यहां कहीं पर मिरर आ गया, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर मिरर यहां है, तो ये वाली लाइट रे यहां पर आकर के गिरेगी और गिरने के बाद वापस इधर ही चली जाएगी। लेकिन एक दिक्कत ये है, देखो ये वाली लाइट रे यहां पर जाकर के गिरेगी इस बार, तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एक बात देख रही होगी कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम उतना नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 है तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 से कम आएगा, होगा ऐसा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये मिरर नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यहां पर कम होती जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटेगा, और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन घटेगा तो फाइनली ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग यहीं जाकर के मिलेगा। और जब ये यहीं जाकर के मिलेगा तो उस केस में ये कह सकते हैं, ऐसा क्यों होगा, देखो ऐसा इसलिए होगा कि यहां से अगर हम बात करें ये वाली लाइन बेसिकली ये यहां यहीं रहेगा, तो यहां पर ये मान लेते हैं यही है, तो यहां वाली ये लाइन देखो, इधर एंगल जितना बनेगा यहां से यहां की डिस्टेंस जितनी होगी सेम डिस्टेंस ये रहनी चाहिए, तो ये वाला एंगल जितना बनेगा उस केस में इधर वाला एंगल भी उतना ही बनेगा, तो जितना एंगल इधर बनेगा उतना एंगल इधर बनेगा, मतलब ये वाली लाइट रे जाकर के फिर उसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी। इसका मतलब है मिरर नीचे की तरफ बढ़ेगा तो उसके स्पॉट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका एरिया क्या होगा, जैसा पहले था वैसा रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है यहीं पर, एक बलून ये है, दूसरा बलून ये है, ठीक है। ये मान लेते हैं रेड बलून है और इस पर ग्रीन लाइट आकर के गिरती है, ग्रीन आकर के गिरती है, और ये हमारे पास ग्रीन है, इस पर हमने ग्रीन लाइट गिरा दी, ग्रीन लाइट गिरा दी। तो बताना ये है कि सबसे पहले इनमें से दोनों के साथ जैसे हैं वैसे रहेंगे या इनमें से कोई भी बस्ट होगा, फूट जाएगा, कौन सा फूटेगा बताना है। तो इसमें ये हम मान लेते हैं ये रेड है, ये है, और ये ग्रीन वाला बी है, तो ये और बी में से कमेंट करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, जो जैसा दिखता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, जैसा नहीं दिखता उसको एब्जॉर्व करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पर देखो ग्रीन वाला है, रेड दिखता है, रेड कब दिखता है, जब वो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, होगा ना, और ये ग्रीन कब दिखता है, जब ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पर ये ग्रीन आकर गिर रहा है, रिफ्लेक्ट ये रेड कर रहा है, इसका मतलब ये ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहां पर ये रेड आकर के गिरा, रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, तो क्या इसकी एनर्जी बढ़ेगी? नहीं, एनर्जी इसकी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी और ये पहले फूट जाएगा। कॉन्सेप्ट ठीक है। अगला देखो, इसके बाद क्वेश्चन ये है, अब इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहां पर कॉन्सेप्ट अभी बता दिया, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। की कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ द मिरर इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ यूजफुल मिरर, यूजफुल मिरर, ये है कॉन्सेप्ट। हमेशा ये लगाओ और आंसर निकाल लो। तो लेंथ ऑफ द मिरर इज ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ, क्या है, लेंथ ऑफ द इमेज, सॉरी, लेंथ ऑफ द इमेज इज ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द यूजफुल मिरर। काम का मिरर जितना होगा उससे डबल इमेज बनेगी। कैसे? देखो,
सबसे पहले ये बताओ, यहां पर ये 1.2 है, क्योंकि 2 मीटर पर रखोगे तो वो फिर बाहर निकल जाएगा उस रीजन से। तो यहां पर ये क्या है, 1.2 मीटर है, ठीक है, ये यहां से है 1.2। और अगर ये 1.2 मीटर होगा तो मिरर कहां से शुरू होना चाहिए था, 1 मीटर से, क्यों, क्योंकि ये 2 मीटर का है, तो 1 मीटर से मिरर को शुरू हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। अब हमें ये बताना है, इसकी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखना है, तो क्या करो, h/2 से लगा करके h में देखो लेंथ ऑफ मिरर कितनी है, लेंथ ऑफ मिरर कितनी है। तो ठीक है, पूरा का पूरा देखो, ये 1.2, 0.4 और 0.4 है, 8 हुआ, ये 12, 20 मतलब 2 हो गया पूरा पूरा। ये शुरू मिरर कहां से हुआ, मिरर शुरू हुआ 1.2 से, इसका मतलब है h/2 के बाद शुरू हुआ, तो ये मिरर काम का मिरर है। कहां तक जाना चाहिए था, s तक, लेकिन s तक तो है ही नहीं, तो ये मिरर कितने का है, तो लेंथ ऑफ मिरर कितनी है, 0.4। तो यहां से तुरंत लिख दो एक ही लाइन में, लेंथ ऑफ जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की वो कितनी लिखी जाएगी, दैट विल बी 2 टाइम्स 0.4 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। खत्म क्वेश्चन एक ही लाइन में। ठीक है, की कॉन्सेप्ट याद रखना कि h/2 से लगा करके h में जो भी लेंथ ऑफ द मिरर आएगी उसकी डबल इमेज बनेगी। अगला है, इसको भी समझो। इसको अगर हम समझें तो यहां पर देखो कौन सा मिरर हमारे पास यूजफुल मिरर है। जो क्वेश्चन है ये करवा रहे, एक क्वेश्चन इसमें होमवर्क भी बन जाएगा। देखो यहां से लाइट रे चले तो वो कहां गिरेंगी, h/2 पर गिरेंगी, ऑब्वियस। तो h/2 पर गिरने का मतलब है वो यहां कहीं पर गिरने वाली है, इससे थोड़ा ऊपर। तो ये लाइट रे जाकर के यहां गिरने वाली है, लेकिन कॉर्नर वाले पर गिराना है। तो जब कॉर्नर वाले पर गिराओगे ना तो मान लेते हैं यहां कहीं से लाइट जाएगी। अब हमें दिखने लगेगा, इसको डिटेल में किया था, 2.4 आंसर आया था, याद होगा। लेकिन अब शॉर्टकट से करेंगे, यहां पर जाकर के गिरा तो ये यहां से जाके गिरेगा, तो अब इससे अपने पैरों के साथ कुछ कुछ फ्लोर भी दिखने लगेगा, फ्लोर भी दिखेगा। क्वेश्चन होमवर्क के लिए है कि लेंथ कितनी होगी, मतलब कितना लेंथ का फ्लोर हमें दिखाई देगा ये बताना है, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ बतानी है। ये क्वेश्चन जो है वो तो करेंगे ही। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पर जो मिरर है वो कौन सा मिरर हटाना है, तो ये 2 मीटर का है, 1 मीटर से शुरू होना चाहिए, मतलब 0.2 मीटर यहां पर और है, इतना एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 0.2 अगर इसमें से हटा दिया जाए तो ये मिरर की हाइट कितनी हो गई, 0.6 मीटर हो गई, हो गया ना। अब ये 0.6 मीटर जो मिरर है क्या h/2 से h में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो यहां पर डायरेक्ट लिख दो लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज जो निकल के आएगी दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 0.6 दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर। खत्म हो गया क्वेश्चन एक ही लाइन में। ठीक है, अगला इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहे हैं फाइंड द टोटल एंगल ऑफ डिविएशन आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था। यहां पर ये रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा, फिर ये जाकर के यहां गिरेगा। बेसिकली ये ऐसा होगा, फिगर बना देते हैं, खुद से कर लेना। ये यहां पर लाइट रे आकर के गिरती थी, ये यहां गिरती थी, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते थे, ये इधर जाती थी, यहां नॉर्मल ड्रॉ करते थे, इधर जाती थी। ठीक है, ये एंगल कितना था, 50 डिग्री का था, ये 50 था तो ये 40 हुआ था, और यहां पर ये 30 दिया था तो ये 110 हुआ था। तो यहां पर हमारे पास एंगल्स बन रहे थे, ये 20 डिग्री बना था, याद होगा ये 10 डिग्री बना था, और यहां से एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है। 2 रिफ्लेक्शन की बात करें तो बहुत इजी है। जब भी कभी यहां पर लाइट आकर के गिरे, यहां पर आई हो और यहां पर थीटा दिया गया हो, लाइट रे यहां से गिरने के बाद इधर चली जाए, 2 रिफ्लेक्शन हो केवल, ये ऐसा हो जाए, तो यहां पर जो एंगल ऑफ डिविएशन लिखा जाता है दैट इज 2 थीटा, और इससे बनने में इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ये होता है की कॉन्सेप्ट, ये बताना था। ठीक है, तो 3 होंगे तो 3 के लिए अलग अलग केस में वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिक ज्योमेट्री लग रही है, इसको क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है पहली क्लास में जब डिवीजन पढ़ रहे थे। तो डिवीजन में अगर देखा है तो वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 2 रिफ्लेक्शन के लिए अगर रिपीट करोगे इसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, बाकी डायरेक्शन देखना सिखाया था कि अगर इस मिरर से इस मिरर को बनाना है तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, तो ये डिवीजन भी क्लॉकवाइज आएगा। अगला है फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। तो ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, यहां पर देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं रखे गए हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगी, तो मान लेते हैं यहां से लाइट रे चली, इधर चली गई, तो अगर ऐसा होगा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कहीं पर बनेगी। यहां से लाइट रे चलेगी, इधर चली जाएगी, तो इसकी इमेज यहां कहीं पर बनेगी। ठीक है, तो ये O2 बन गई, मान लेते हैं ये O1 बन गई, 2 इमेज बनी। क्वेश्चन ये नहीं था कितनी इमेज बनेंगी, क्वेश्चन ये है कि अगर एक कोई ऑब्जर्वर है वो देखना चाहे तो एट अ टाइम कितनी इमेज देख सकता है।
तो यहां से देखो, यहां है अगर ऑब्जर्वर यहां है तो वो इसे देख पाएगा, ऑब्जर्वर यहां है, ऑब्जर्वर इधर कहीं पर चला गया तो केवल इसे देख पाएगा, और ये वाला है तो ये इसे देख पाएगा, केवल इस वाले को देख पाएगा, क्योंकि इधर देखने का मतलब इस मिरर से पीछे चले जाना, तो इस मिरर से अगर पीछे चले जाओगे तो इसकी इमेज नहीं दिखेगी, और इधर से देखने का मतलब इस मिरर के पीछे चले जाना तो इमेज नहीं दिखेगी, मतलब ये एक ही टाइम में दोनों इमेज नहीं देख सकता। तो क्वेश्चन का आंसर तो नंबर ऑफ इमेजेस 2 बनेंगे, लेकिन एट अ टाइम केवल वो एक ही देख पाएगा। ठीक है, तो बनेंगी 2 इमेजेस बट 1 एट अ टाइम, एक टाइम में केवल एक देख पाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज के ऊपर है, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, 53 का एंगल बन रहा है, और ये 1 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहां से ये निकालना चाहें कि इसकी इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट कितना आएगा, तो ये होगा 10 cos 53, याद होगा 53 ये होता है, तो ये 4, ये 3, ये 5 बनता है, लिख लो। तो इधर आएगा 10 cos 53 की वैल्यू बन जाएगी 3/5, तो 3/5 बनेगा, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 मीटर पर सेकेंड। इधर जो आएगा वो बनेगा 10 इंटू साइन बन जाएगा 4/5, तो 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखनी है वेक्टर फॉर्म में, तो सबसे पहले तो हमें ये वाला पोर्शन डायरेक्ट जैसे है वैसे लिख देना है 8j कैप, इसमें कोई बदलाव नहीं। यहां पर आई कैप वाले को लिखना है, तो आई कैप कितना बनेगा, निकालना पड़ेगा आई को, तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज -6, तो बन जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये -8 मीटर पर सेकेंड आया, इसका मतलब है ये माइनस का 8 बनेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर इमेज चलना शुरू करे तो इधर चलेगी 8 से, इधर चलेगी -8 से, तो 8 मीटर पर सेकेंड इधर, 8 मीटर पर सेकेंड इधर, तो इसका रिजल्टेंट एंगल इधर आएगा, ये कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक आया, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, सही, सॉल्व कर देंगे इसको, आंसर निकाल लेंगे, वैल्यू मिल जाएगी। इसके आगे बात करते हैं, कह रहे हैं मिरर पैरेलल टू XY प्लेन ऐसा दिया गया एंड एन ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ दिस प्लेन। ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए वेलोसिटी ऑफ इमेज जब लिखना हो तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पहले लिख दो, किसमें है, y और z में है, तो y और z में, तो y z तो बदलते ही नहीं ना, तो y z नहीं बदलते, तो इसे लिख देंगे 2i कैप और +4j कैप और +k कैप की बात बाद में करेंगे। तो k कैप कैसे लिखा जा सकता है, तो ये जा रहा है, पहले देखो मिरर में k कैप में 5 है, तो यहां पर लिखोगे 5 इंटू में ट्वाइस लगाओगे, माइनस ऑब्जेक्ट के केस में -1 लिखा जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, ये बन जाएगा 11। इसका मतलब ये 11 k कैप निकल के आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्वेश्चन हो गए खत्म। मतलब कैसे कैसे लगाना है, जिस प्लेन के अंदर रखा जाता है मिरर को उसके कोऑर्डिनेट कभी चेंज नहीं होंगे इमेज के, उसके परपेंडिकुलर वाले के चेंज होंगे। तो इसके परपेंडिकुलर क्या आ रहा था इस प्लेन मिरर के, तो परपेंडिकुलर था z के लिए अलग से कैलकुलेशन कर लिया, बाकी के कंपोनेंट सेम रहेंगे, ध्यान रखना है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने प्लेन मिरर के ऊपर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबके बारे में बात किया। हम प्लेन मिरर की थियरी को यहां पर क्वेश्चन के साथ यहीं कंक्लूड करते हैं। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस के साथ डील करना सीखेंगे, मिरर फार्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ में रिलेशन देखेंगे, मार्जिनल रेज, पैराक्सियल रेज के बारे में बात की जाएगी, स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन चलेगा। तो तब तक के लिए इन सारी क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।